आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे भोजन के प्रकार के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपसे एक प्रश्न अक्सर करके पूछ लेता है, अब चाहे लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, चाहे अति लघु उत्तरीय हो, उसमें एक प्रश्न करके जरूर आ जाता है भोजन से। तो भोजन का हम दीर्घ उत्तरीय मान करके चल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भोजन का वर्गीकरण करके समझाइए। पहले आपको उसका वर्गीकरण करना होगा, फिर उसको समझाना होगा। ठीक है, वर्गीकरण के आधार तथा विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत को भी लिखिए। मतलब जो वर्गीकरण का आधार है उसको आपको बताना है कि किस आधार पे भोजन को जो है आप बांट रहे हैं, और उसके बाद पोषक तत्वों की प्राप्ति, कौन से भोजन से कौन से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, और उनके स्रोत को भी आपको वहां पे लिखना रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर यहाँ पे भोजन का वर्गीकरण पहले हम देख लेते हैं। तो भोजन का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला कौन सा? पहला तो पोषक तत्वों के आधार पर हम करते हैं, और दूसरा कार्यानुसार। हम कार्य के हिसाब से भी भोजन को बांटते हैं। तो पहला हम देखते हैं कार्य अनुसार भोजन का वर्गीकरण। ठीक है, कार्य अनुसार भोजन का वर्गीकरण देखते हैं। इसमें हमें जो है इसके भी तीन भाग देखने को मिलते हैं। पहला तो निर्माणकारी भोजन, ठीक है, और दूसरा कौन सा? शक्तिवर्धक, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। शक्तिवर्धक मतलब जो शक्ति को बढ़ाते हैं आपको, ठीक है, और जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं उनके बाद वो भोजन होता है। और तीसरा आपका आ जाता है नियामक या सुरक्षात्मक भोजन। नियामक या सुरक्षात्मक भोजन मतलब कि आपके शरीर को जो है सुरक्षित रखते हैं, रोग बीमारियों से क्या करते हैं, दूर भगाते हैं उनको, और आपके अंदर कमजोरी नहीं आने देते हैं। एक भोजन ये भी होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं निर्माणकारी भोजन में हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, पहला तो हमें देखने को मिलता है प्रोटीन। कहाँ कहाँ से मिलता है प्रोटीन? निर्माणकारी भोजन में दो भाग हो जाते हैं। पहला प्रोटीन प्राप्त होता है, और दूसरा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो खनिज प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मांस से प्राप्त होता है, मछली से, अंडा से, पनीर, दूध, दही, दालें, बीज, जैसे सोयाबीन का बीज आप खाते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मेवे तथा अनाज से। अनाज का मतलब जैसे सीधा गेहूं की कहीं कहीं पे भिगो के आदमी रोज सुबह चबाते हैं, तो उसको भी यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, दूसरा खनिज लवण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? यहाँ पर भी इसके दो भाग हैं। पहला कहाँ से प्राप्त होता है? पहला कैल्शियम, दूध, पनीर और हरी सब्जी से हमें ये प्राप्त होते हैं। दूसरा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लोहा। लोहा क्या? लोहा चबाएंगे थोड़ी ना। लोहा का मतलब ये हुआ कि पालक वगैरह खाइए, हरी सब्जी खाइए जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, लोहे की मात्रा ज़्यादा मिलती हो। ठीक है, बात करें तो यहाँ पे आगे क्या है? मांस दिया है, मछली दिया है, दाल दिया है, अंडा दिया है, सूखे फल दिए हुए हैं, और हरी सब्जियां, ये सारी यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, दूसरा हमें देखते हैं कि जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, शक्तिवर्धक, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, शक्तिवर्धक भोजन कौन से होते हैं? तो इसमें पहला हमें मिलता है क्या? शर्करा। इसको तीन भागों में बांटा जाता है, शर्करा, स्टार्च और वसा में। ठीक है, तो शर्करा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें गुड़ और चीनी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। स्टार्च कहाँ से प्राप्त होता है? तो अनाज का सेवन कीजिए, आलू का सेवन कीजिए, शकरकंद और केला का सेवन आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वसा प्राप्त करने के लिए आपको घी का सेवन करना पड़ेगा, मक्खन का सेवन, तेल का, क्रीम का, पनीर का और सूखे मेवा का सेवन आपको ज़्यादा करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे इसको देखते हैं, कौन सा? नियामक और सुरक्षात्मक भोजन। नियामक एवं सुरक्षात्मक जो हमें क्या करते हैं? हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ऊर्जा प्रदान करते हैं, और हमारी शरीर की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो इसमें हमें पहला देखने को मिलता है विटामिन, जिसमें हमें मिलती हैं, और दूसरा कौन से? खनिज लवण। विटामिन का फिर वही आ गया, मांस, मछली का तेल, और उसके बाद हरी पीली सब्जियां, रसीले फल, बीज, अनाज, दूध, अंडा, क्रीम आदि का सेवन करना चाहिए। दूसरा आपका आ जाता है खनिज लवण, तो ये हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, मेवे से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, और दूध से प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम देखते हैं पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पे? तो पोषक तत्वों के आधार पे भोजन का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। हाँ, देखने को हमें मिलता है भोजन शरीर की प्रमुख तीन कार्यों, शरीर निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना तथा सुरक्षा प्रदान करना,
को संपन्न करता है। मतलब कह रहे हैं भोजन जो है हमारे शरीर में 3 कार्य करता है। पहले तो शरीर का आपके निर्माण करता है, मतलब आपके शरीर को बढ़ाता है, मोटा बनाता है, हृष्ट पुष्ट बनाता है। दूसरा हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। आपकी शरीर बहुत अच्छी देखने में हो, लेकिन अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आप चल नहीं सकते, किसी कार्य को कर नहीं सकते। तो पहला तो आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाएगा, दूसरा आपकी ऊर्जा, आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, और तीसरा सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा मतलब जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि आपको नॉर्मली बुखार होता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है बिना किसी दवाई के, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है जुकाम हुआ, बिना दवाई के ठीक हो गया। कई कई सारी बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं और ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई वरदान मिला है कि आप अमर रहेंगे। उसमें क्या होता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है, एंटीबायोटिक चीजें पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं, इन रोगों से लड़ने का प्रयास करती है। आपकी पूरी शरीर इनसे लड़ने का प्रयास करती है और इनको दूर भगाने का प्रयत्न करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रायः प्रत्येक भोज्य पदार्थ में कुछ ना कुछ विशिष्ट तत्व, विशिष्ट पोषक तत्व का समावेश होता है। मतलब कह रहे हैं अगर हम देखें तो जो प्रत्येक भोजन होते हैं, जो भी आप खाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ विशिष्ट, विशिष्ट मतलब होता है कि यूनिक, यूनिक तरीके से, अलग तरीके से, ठीक है, एक अलग ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे अगर आप मेवे का सेवन करते हैं तो आपको अलग, मक्खन दही घी का करते हैं तो आपको वसा मिलेगा। ये सारी चीज़ें, हरी सब्जी वगैरह, फल मांस मछली ये सब खाते हैं तो आपको प्रोटीन मिलेगा। तो इन सब टाइप की चीज़ों का, तो हर चीज़ों पे क्या अलग अलग कुछ ना कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो उक्त कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं, ठीक है। शरीर की विधि विकास, मतलब ये क्या कुछ जो पोषक तत्व पाए जाते हैं ये शरीर के कुछ काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, शरीर की वृद्धि, शरीर को बढ़ना और उसका विकास होना, ठीक है, इसमें हमारी सहायता करते हैं। दूसरा, कार्य संचालन और स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित 5 तत्व अनिवार्य है। मतलब कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी शरीर लगातार कार्य करती रहे और आपकी शरीर स्वस्थ रहे तो इसमें आपको निम्नलिखित 5 तत्व चाहिए। कौन से? कार्बोज, पहला तो आपको कार्बोज चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए? वसा चाहिए, तीसरा कौन सा? प्रोटीन चाहिए, चौथा विटामिन चाहिए, और पांचवा खनिज लवण आपको चाहिए। आपकी शरीर को चलने के लिए, आपकी शरीर को एक अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए ये 5 तत्व आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है। उक्त पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों को निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर हम इन जो यहाँ पे कुछ पोषक तत्व बताए गए हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोज, ये सारी तरीकों को देखते हुए हम कुछ भागों में पूरे भोजन को बांट सकते हैं। भोज्य पदार्थ जो होते हैं जिन्हें हम करते हैं उनको कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला हमें देखने को मिल रहा है कार्बोज युक्त भोजन पदार्थ, जिसमें क्या कार्बोज ज़्यादा पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोज के अंतर्गत 2 पोषक तत्व निहित होते हैं। पहला कौन सा? शर्करा, और दूसरा कौन सा? श्वेतसार, ठीक है। तो कार्बोज के अंदर हमें 2 पोषक तत्व महत्वपूर्ण पाए जाते हैं, पहला शर्करा और दूसरा क्या? श्वेतसार पाया जाता है। शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ के अंतर्गत चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, मुरब्बा और जैम, जेली आदि आते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें जिसमें हमें शर्करा की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, उससे हमें शर्करा की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है, तो उसमें क्या आता है? पहला चीनी आ जाता है, दूसरा गुड़, शहद, मिठाई, और उसके बाद मुरब्बा, जैम जेली, ठीक है, जेली जैसे बच्चों को दिया नहीं जाता है वो जैम जेली रोटी में लगा के कि भैया खा लो, बड़ा अच्छा लगेगा, टेस्टी रहेगा, यम्मी रहेगा, तो वो सारी चीज़ों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि तथा श्वेत सारयुक्त भोजन, क्या? श्वेत सारयुक्त भोज्य पदार्थ में चावल, साबूदाना, मतलब जो श्वेत सारयुक्त भोजन होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? तो पहला आपका चावल आ जाता है, दूसरा साबूदाना आ जाता है, तीसरा गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, आलू, रतालू रतालू और उसके बाद क्या है? शकरकंद, अरबी आदि सारी चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं। अरबी जिसको आप घुइयाँ कहते हैं अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको अरबी नाम बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं किसके लिए? तो श्वेत सार के लिए खाते हैं। दूसरा प्रकार हमें देखने को मिलता है वसा युक्त भोज्य पदार्थ, जिसमें हमें वसा ज़्यादा मिलता है। तो वसा युक्त भोज्य पदार्थ के अंतर्गत पहला हमें क्या देखने को मिलता है? घी, घी में ज़्यादा वसा पाया जाता है। चर्बी, ठीक है, मक्खन, मक्खन में भी पाया जाता है। क्रीम, और उसके बाद पनीर, वनस्पति तेल, मूंगफली, मलाई, तिलहन, सूखे मेवे और क्या? गोश्त आदि में क्या किए जाते हैं? वसा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं।
तीसरा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, जिसमें हमें क्या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन हमें प्राणिज पदार्थ, जैसे कह रहे हैं प्रोटीन हमें प्राणिज पदार्थ और वनस्पति भोज्य द्वारा पदार्थ द्वारा प्राप्त होती है। मतलब कह रहे हैं जो ये प्रोटीन होते हैं हमें प्राणिज मतलब जिसके अंदर जान वगैरह पाई जाती है, जैसे मछली हो गया, मांस हो गया, ठीक है, इनके अंदर। और उसके बाद क्या बोल रहा है वनस्पति भोज्य मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई भी आप हरी सब्जी ले लीजिए, पालक, ये सब, ठीक है, मेथी, सोया, ये सब सारी चीज़ें ले लीजिए, तो इन सारी चीज़ों के अंतर्गत हमें ज़्यादा प्रोटीनें मिलती हैं, ठीक है। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ के सभी प्रकार के मांस, मछली, यकृति, अंडा, दूध से बना खाद्य पदार्थ जैसे कि पनीर, खोआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या कह रहे हैं गेहूं के अंकुर, मतलब जब गेहूं को भिगो देते हैं तो वो अंकुरित जब हो जाता है गेहूं, उसको खाने से, दालें खाने से, दाल में कौन सा, चना, मसूर, मटर आदि, ठीक है। उसके बाद सूखी सेम खाने से, सोयाबीन खाने से, आलू, गाजर, शलजम खाने से, मेवा और गिरी वाले फल जैसे तिलहन, कौन सी, मूंगफली, नारियल और तिल आदि से हमें क्या होती है प्रोटीन प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा। अगर कंफर्म हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। चलिए देखते हैं चौथा नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है खनिज। चौथा प्रकार जो है कौन सा, खनिज लवण युक्त भोजन पदार्थ, ठीक है। इसमें क्या होता है खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत हमें पहला देखने को मिलता है मांस, मछली, अंडा, यकृति, दूध, समस्त तृणधान्य, ठीक है, दालें, सेम, मटर, तिलहन और क्या हरी पत्ती वाली सब्जियां मतलब समझ रहे होंगे पालक, पत्ता गोभी वगैरह वगैरह, ठीक है, सब्जियां और कंद मूल वाली सब्जियां आदि क्या आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं जो हमें खनिज लवण प्राप्त करती हैं, ठीक है। पांचवा प्रकार आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ, जिसमें हमें विटामिन ज़्यादा मिलती है। वैसे तो प्रायः हरी सब्जियों में एवं खाद्य पदार्थों में कोई ना कोई विटामिन मिल जाता है। मतलब कह रहे हैं अगर हम देखें तो हरी सब्जियां अगर आप सेवन कर रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कुछ विटामिन मिल जाता है हर खाद्य पदार्थ में, ठीक है। बात करें किंतु दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ, दूध आप समझ रहे होंगे उसका सेवन करते होंगे, दूध से बनने वाले पदार्थ दही, मट्ठा, पनीर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मांस, मछली, यकृति, अंडा और उसके बाद क्या सब्जी और रसदार व अन्य फल रसदार जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू तो कहाँ फल में आता है लेकिन फिर भी अंगूर हो गया, ये सारी चीज़ें। और वैसे भी फल सेब वगैरह ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है आंवला एवं सूखा मेवा, आंवला आप लोग जानते होंगे और सूखे मेवा से क्या होता है विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इन सारी चीज़ों में हमें विटामिन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं सभी के अपेक्षा, ठीक है। बात करें यहाँ पे देखते हैं शरीर निर्माणक भोजक, हमें यहाँ पे क्या शरीर निर्माणक भोज्य तत्व कौन कौन से हैं, तो शरीर निर्माणक यह भोज्य तत्व जो शरीर में निर्माण करने का कार्य करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ये भोज्य तत्व होते हैं ये शरीर को आपके शरीर के अंदर या आपके शरीर को निर्माण करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य तत्व कहलाते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य तत्व में प्रोटीन प्रमुख है, मतलब हमें सबसे पहले प्रोटीन देखने को मिलता है। हमारा शरीर जिसकी इकाई कोशिका है, मतलब कह रहे हैं जो हमारा शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ये आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा, ठीक है। का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अगर देखें तो जो वो सबसे छोटी इकाई कोशिका है इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो ये प्रोटीन के द्वारा ही होता है। जिस तरह किसी भवन का निर्माण ईंट, गारा, सीमेंट आदि से होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाएं व भिन्न द्रव्य शरीर रूपी भवन का निर्माण करते हैं। मतलब कह रहे हैं जिस प्रकार से किसी घर को अगर आपको बनाना है तो वहाँ पर ईंटों का, गारा का और किसका और भी सारी चीज़ों का, सीमेंट वगैरह का ज़रूरत पड़ती है। वैसे अगर आपको शरीर का निर्माण करना है तो आपको कोशिकाएं चाहिए और उसके बाद क्या विभिन्न द्रव मतलब आप समझ रहे होंगे द्रव और शरीर रूपी भवन निर्माण करने के लिए हमें चाहिए क्या, कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। विभिन्न वृद्धि की अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा गर्भावस्था में अंगों की वृद्धि
तीव्र गति से होती है। हमें 3-4 अवस्था ऐसे देखने को मिलती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और गर्भावस्था में जब बालक होते हैं तो इसमें इनकी वृद्धि बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। अतएव इन अवस्थाओं में विशेष रूप से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर बालक गर्भावस्था में है या बाल्यावस्था में है या किशोरावस्था में है तो इतने उम्र तक उसको क्या प्रोटीन की ज़्यादा सेवन हमें करवाना चाहिए। दूसरी अवस्थाओं में जबकि वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, बाकी की अवस्थाएं जब किशोरावस्था के बाद आप चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या आपकी शरीर की वृद्धि नहीं होती है। उस समय शरीर में होने वाली निरंतर टूट फूट, जैसे आप मान लीजिए जिम वगैरह करते होंगे तो आपको पता चलता होगा, ठीक है। आगे देख, शरीर में टूट फूट होने वाली, 1 मिनट इसका कलर भी चेंज कर दें, यहाँ पे टूट फूट होने की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आप बड़े हुए तो आपकी शरीर में क्या होगा, अब आप वर्क करेंगे, जब आप वर्क करेंगे तो आपके शरीर में कुछ टूट फूट होती रहेगी, मतलब कहीं पे हो सकता है आपका हाथ पैर टूट जाए या फिर कुछ भी होता है। अगर आप जिम वगैरह में जाते हैं तो आपको लगता होगा ना कि शरीर काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, दर्द कर रही है। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो मर जाती हैं, कुछ नई कोशिकाएं निकलती हैं। तो उनमें क्या करता है, प्रोटीन का हमें काम होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जल के बाद दूसरा तत्व प्रोटीन ही होता है। मतलब कह रहे हैं अगर देखें तो जो शरीर में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जल के बाद मिलता है वो क्या मिलता है, प्रोटीन ही हमें देखने को मिलता है, जिससे शरीर बना होता है, जिससे क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। प्रत्येक अंग जैसे अस्थियां, मांसपेशियां, दांत, त्वचा, बाल, रक्त का निर्माण प्रोटीन से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इन सारी चीज़ों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से ही होता है। किसका किसका, अस्थियों का, मांसपेशियों का, दांत का, त्वचा का, बाल का, रक्त का, इनका सबका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से ही होता है। प्रोटीन के बाद दूसरा निर्माणक भोज्य तत्व खनिज है। मतलब कह रहे हैं अगर देखें तो जो प्रोटीन के बाद दूसरा, पहला नंबर पे जल आता है, दूसरे नंबर पे प्रोटीन, और उसके बाद भी देखें तो हमें खनिज देखने को मिलता है, जो क्या करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भोज्य तत्व खनिज जो है वो हमें देखने को मिलता है किसमें, शरीर निर्माण में ज़्यादा सहायक होता है। इन निर्माणक पदार्थों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन व आयोडीन प्रमुख है। मतलब कह रहे हैं इसमें अगर हम देखें तो हमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन ये प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस दांत व अस्थियों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से भाग लेते हैं। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा, कैल्शियम और फास्फोरस, ये हमारी जो दांत होते हैं, जो हमारी शरीर की हड्डियां होती हैं, इनके निर्माण में ज़्यादा सहायक होते हैं। आयोडीन भी शरीर की एक प्रमुख ग्रंथि थायराइड का निर्माण करती है। मतलब कह रहे हैं जो आयोडीन होती है हमारे शरीर के अंतर्गत एक प्रमुख ग्रंथि पाई जाती है थायराइड नाम की, उसका निर्माण करने में कौन, आयोडीन काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। आयोडीन की कमी से इस ग्रंथि की पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता है और शरीर व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मतलब कह रहे हैं अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो आपकी जो थायराइड नाम की ग्रंथि है उसका निर्माण रुक जाता है, और जब रुक जाता है तो ना तो आप शारीरिक रूप से डेवलपमेंट हो पाएगा, ना आपका मानसिक, मतलब ना तो आपकी उतनी बुद्धि तेजी से काम करेगी, और ना सबके बराबर आपकी लंबाई और क्या कहते हैं चौड़ाई वगैरह होगी, ठीक है। बात करें रक्त की, हीमोग्लोबिन निर्माण में लोहा ही मुख्य रूप से भाग लेता है। मतलब कह रहे हैं रक्त की हीमोग्लोबिन निर्माण में सबसे ज़्यादा हमें कौन देखने को मिलता है, आयरन अर्थात लोहा देखने को मिलता है, जो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। शरीर निर्माणक तत्व में जल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जो शरीर निर्माणक तत्व हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा किसको, जल का भी देखें तो एक महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। शरीर में मात्रा की दृष्टि से पहला स्थान जल का ही है। अगर हम देखें मात्रा के हिसाब से कि शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो हमारे सबसे ज़्यादा शरीर के अंदर तत्व जो पाया जाता है उसका क्या नाम है, जल ही है, ठीक है। बात करें विभिन्न अंतः कोशिका, कौन सी, विभिन्न अंतः कोशिका द्रव्यों तथा बाह्य द्रव्यों का निर्माण जल से ही होता है। रक्त का माध्यम भी जल है। मतलब कह रहे हैं रक्त का माध्यम भी हमें क्या देखने को मिलता है, जल ही देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें शरीर निर्माणक तत्वों की प्राप्ति का साधन, हमें कैसे प्राप्त होगा शरीर निर्माणक तत्व, ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला तो हमें भोज्य तत्व, और उसमें क्या, भोज्य पदार्थ। भोज्य तत्व कौन कौन से हैं, पहला हमें देखने को मिलता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा, दूध से, दही से, पनीर से, अंडा से, मांस से, सोयाबीन से, सूखा मेवा से, और किससे, मूंगफली से, दाल से, सेम से, आदि से हमें क्या, प्रोटीन प्राप्त होता है। वहीं पे बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम की हमें कहाँ से प्राप्ति होती है, पनीर से, अंडा से, हरी सब्जियों से, दूध से और दही से भी हमें क्या, कैल्शियम की प्राप्ति होती है। फास्फोरस की बात करें तो ये हमें पनीर, अंडा, यकृति,
गुर्दा, सोयाबीन, दाल और क्या साबुत अनाज, दूध, दही, इन सारी चीज़ों से हमें क्या फास्फोरस प्राप्त होता है। बात करें लोहा की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है तो यकृति, सवा, ठीक है, सोया जिसे हम लोग कहते हैं, सोया मेथी वो वाला, हरी पत्ती वाली सब्जियां, मुनक्का, बाजरा, खजूर, सेब, केला आदि से हमें क्या होता है लोहे की यानी आयरन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की बात करें तो ये हमें प्याज से, समुद्री घास से और उसके समुद्री मछली से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। और बात करें जल की प्राप्ति तो शुद्ध जल पी करके हम अपने अंदर से शरीर के अंदर जल का जो लेवल है वो बराबर कर सकते हैं। रसीला फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, दूध व अन्य पेय पदार्थ जैसे कि चाय वगैरह या कॉफ़ी, इन सारी चीज़ों को आप पी सकते हैं, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह है तो इन सारी चीज़ों को पीकर अपने शरीर के अंदर जो है जल को आप उनका जो मात्रा है वो डेवलप रख सकते हैं, ठीक है। बात करें बी नंबर पे हमें शक्तिवर्धक या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, ये कौन कौन से होते हैं तो हमें देखने को मिलता है ऊर्जा हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। मतलब अगर देखें तो ऊर्जा क्या है, एक अनिवार्य कंपलसरी बात है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो आपकी शरीर बेकार है, नाकाम है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है, ठीक है। बिना ऊर्जा के हमारा शरीर एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। वही चीज कह रहे हैं, भिन्न भिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आप किस प्रकार का काम करते हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आपको कितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कठोर शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को एक सामान्य कलर के जो कुर्सी पर बैठकर काम करता है की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहे हैं जो कठोर शारीरिक परिश्रम करते हैं, जैसे कि अपने खेत में किसान को देख लीजिए, ठीक है। कोई आपके आसपास किसानी करता होगा या कोई घर वगैरह बनाता होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है, किसकी अपेक्षा, जो क्लर्क है, सरकारी काम पा के रखा है और कुर्सी पे बैठ के केवल अपना काम करता रहता है, तो उसकी अपेक्षा जो ये मेहनत करने वाले होते हैं इनकी ज़्यादा मेहनत लगती है, इनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात करें भोज्य द्वारा ली गई ऊर्जा शरीर की ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन में मदद करती है। मतलब कह रहे हैं जो हम खाने द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भोज्य द्वारा जो ऊर्जा ली जाती है शरीर के लिए, उसमें ऐच्छिक जो आपकी इच्छा कहती है और अनैच्छिक जो आपकी इच्छा नहीं करती है, दोनों क्रियाओं के संचालन में क्या करती है, मदद करती है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने का मन करता है तो ये आपकी क्या है, इच्छा है, तो आप कर रहे हैं, ठीक है। आपके शरीर में ऊर्जा है तभी आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। बात करें अगर आपका मन नहीं कर रहा है उठकर जाने का, ठीक है, लेकिन आपको टॉयलेट लगी है, अब आप टॉयलेट करने तो जाना ही पड़ेगा, बिस्तर पे तो कर नहीं सकते हो, तो आपको वहां पर भी अब बिना इच्छा के आप उठ के जा रहे हैं फिर भी आपको करना पड़ रहा है, तो वो भी किससे, ऊर्जा से ही होता है, ठीक है। बात करें शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य भोज्य कार्बोहाइड्रेट हैं। मतलब कह रहे हैं अगर हम देखें शरीर में ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है तो कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में शर्करा, स्टार्च का अधिक प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करना है तो आपको शर्करा वाली चीज़ें और जिसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इन दोनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, किसके बारे में प्यारे दोस्त, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट यह तत्व शरीर में को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम खाते हैं तो आपको कितने, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। कार्बोहाइड्रेट को हम 2 रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पहला कौन सा, शर्करा के रूप में, शुगर के रूप में, जिसमें हम चीनी, शहद, गुड़ आदि का सेवन करके उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी देखते हैं हम लोग, तो दूसरा हमें देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, स्टार्च द्वारा हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। स्टार्च में जैसे विभिन्न अनाज जैसे गेहूं, आटा, सूजी, मैदा, मक्का, जौ, बाजरा आदि से हमें क्या होता है, स्टार्च की प्राप्ति होती है। जड़ वाली तरकारियां जैसे कि शकंदर, आलू, कौन से, कच्चे फल, केला, इन सारी चीज़ों से हमें स्टार्च की ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। बात करें यहाँ पे हम वसा देख लेते हैं। वसा का 1 ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। वसा का 1 ग्राम क्या करता है, हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। वसा को हम तेल, घी, मक्खन, मेवा एवं क्रीम आदि के साधनों से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में वसा चाहिए, फैट चाहिए आपको, तो आपको क्या करना होगा, आपको तेल वगैरह का प्रयोग ज़्यादा करना होगा, घी का, मक्खन का, मेवा का और क्रीम वगैरह का ज़्यादा आपका सेवन करना होगा, ठीक है।
कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को अपने भोज्य में वसा का अधिक मात्रा लेनी चाहिए। अगर आप कोई कठोर कार्य कर रहे हैं, जैसे खेत वगैरह में कार्य करते हैं, या आप मान लीजिए खेलते वगैरह ही फुटबॉल वगैरह खेलते हैं या वॉलीबॉल, या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगती है, गर्मी में भी पसीना छूट जाता है, तो आपको ज़्यादा वसा का सेवन करना होगा। ठीक है। बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। ऊर्जा की अधिकांश पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से की जाती है। मतलब जो ऊर्जा की अधिकांश पूर्ति मतलब 80% भाग जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह अधिक भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अक्सर करके हर भोज्य पदार्थ में कुछ ना कुछ मात्रा में मिल जाता है। ठीक है। वह सुपाच्य होता है। सुपाच्य मतलब ये हमारे पाचन पच भी जाता है अच्छे से, अगर हमने खा लिया तो ये कोई पेट में गड़बड़ी नहीं करने वाला है। ठीक है। बात करें प्रोटीन भी ऊर्जा देने का कार्य करता है। प्रोटीन भी क्या करता है? ऊर्जा देने का ही कार्य करता है। इसके 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 4 कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है प्रोटीन के 1 ग्राम में। ठीक है। क्योंकि प्रोटीन का मुख्य निर्माण कार्य है, इसीलिए जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर के निर्माण का क्या करती है, जो मुख्य कार्य शरीर का निर्माण है उसमें हमें सहायता प्रदान करती है। इसीलिए ऊर्जा पूर्ति हेतु कार्बोहाइड्रेट व वसा का ही उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि प्रोटीन अपना निर्माण कार्य सुचारू रूप से कर सके। कह रहे हैं सुचार मतलब प्रोटीन का एक अलग काम होता है जो शरीर का निर्माण करती है। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी होगी तो ये प्रोटीन आपको ऊर्जा प्राप्त कराएगी, और जब आपको ये ऊर्जा प्रदान करेगी तो ये अपना काम भूल जाएगी और आपके शरीर का डेवलप ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आपको वसा और कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन करना है, जिससे आपकी क्या शरीर की ग्रोथ भी होती रहे साथ साथ में, और आपको ऊर्जा भी प्रदान होता रहे। ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटीन की प्राप्ति में हम दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडे, दाल, सोयाबीन, सूखा मेवा, मूंगफली में खाकर हम क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हम देखें नियामक या सुरक्षात्मक भोज्य तत्व। नियामक या सुरक्षात्मक जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारी शरीर रोगों से लड़ सकती है। ऊर्जा देने वाले तत्व तथा निर्माणक तत्व के साथ साथ हमारे शरीर को सुरक्षात्मक तत्वों की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऊर्जा देने वाले तत्व तो हमें निरंतर शक्ति मिलती रहती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें तो शरीर में हमारे जो है, पहले तो आपको ऊर्जा देने वाले तत्व चाहिए ही, दूसरे आपको शरीर का जो निर्माण करते वो भी तत्व चाहिए, तो तीसरे आपकी सुरक्षा भी तो चाहिए। अगर आपको ऊर्जा मिल रही है, शरीर का निर्माण हो रही, तो आपके शरीर को सुरक्षा भी तो चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे रोग लग जाएंगे और आप फिर चल नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन तक। ठीक है। वही कह रहे हैं निर्माणक तत्व शरीर में ढील डौल या आकार भार को प्रभावित करते हैं। ठीक है। मतलब कह रहे हैं जो ऊर्जा देने वाले तत्व होते हैं वो शरीर को ऊर्जा देते हैं। जो निर्माणक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को ढील डौल मतलब आप समझ रहे होंगे हाइट से ले रहे हैं। ठीक है। तो आपकी हाइट कितनी बड़ी होगी उसको प्रभावित करता है। आपका आकार कैसा होगा, मोटे होंगे पतले होंगे, उसको प्रभावित करता है। आपका वजन क्या होगा उसको प्रभावित करता है। कौन? आपका जो निर्माणक तत्व होता है। साथ ही यहाँ पे देखें सुरक्षात्मक तत्व से हमारे शरीर के जैविक क्रियाएं नियंत्रित रहती हैं, जिससे अंग ठीक तरह से कार्य करते हैं। अगर आपके शरीर में सुरक्षात्मक तत्व आ रहे हैं तो आपकी शरीर में जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो नियंत्रित में रहती हैं, एक कंट्रोल में चलेंगी और आपका शरीर अच्छे से काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बुखार हो गया, तो आपको क्या, ठंड के मारे आप क्या करने लगते हैं? कांपने लगते हैं। मतलब आपके शरीर पे आपका नियंत्रण गायब हो जाता है। लेकिन अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो अच्छी खासी ठंडी में भी आप नहीं कांपेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वही कह रहे हैं शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सुरक्षात्मक तत्व सहायक होता है। मतलब कह रहे हैं जो शरीर में रोग निरोधक क्षमता होती है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, उसको भी हमारे शरीर में क्या करता है? ये बढ़ाता है। बात करें विटामिन, खनिज, लवण, जल, प्रोटीन प्रमुख सुरक्षात्मक तत्व हैं। मतलब कह रहे हैं जो विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं, जल होता है, प्रोटीन होता है, ये सारे हमारे शरीर को क्या करते हैं? सुरक्षात्मक तत्व प्रदान करते हैं। विटामिन शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो विटामिन होती है हमारे शरीर की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है अलग अलग, उनको क्या करती है? नियंत्रित करती है, तथा अंग को स्वस्थ रखते हैं। जो अंग होते हैं हमारे उनको क्या करती है? स्वस्थ रखती है। विटामिन ए विशेष रूप से त्वचा
वह आँख को सुरक्षित रखता है। देखें तो हमें विटामिन जो ए होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर का जो त्वचा होता है और जो हमारी शरीर में आँख पाई जाती है, इन दोनों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। अगर आपकी आँखें कमज़ोर हैं, आपको कम दिखाई पड़ता, धुंधला दिखाई पड़ता है, या आँख में दर्द होता है, आँख में जलन होती है, देखिए हमें लग रहा है जैसे हम प्रचार कर रहे हों, है ना। लेकिन आप समझिएगा, अगर ऐसी सारी समस्याएं आती तो आप विटामिन ए का ज़्यादा सेवन कीजिए। जिन चीज़ों में विटामिन ए ज़्यादा मिलता हो उन चीज़ों का सेवन कीजिए, आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, चमड़ी का ढीला हो जाना, चमड़ी में रोग लग जाना, कहीं पे सूखा वगैरह, ये सब, तो ये आपके यहाँ पे विटामिन ए काम करेगा। दूसरे विटामिन नाड़ी संस्था, पाचन संस्था, त्वचा व मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। और सारी विटामिन जो है वो क्या करती है, हमारी नाड़ी, जो ये आप देखते होंगे ना, किसी को दिक्कत होती है तो नाड़ी वगैरह चेक करते हैं डॉक्टर, उसको, ठीक है, जो पाचन वाला काम होता है भोजन को पचाने का, उसको, हमारे दांत के ऊपर जो मसूड़े होते हैं उनका, इन सारे को क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, विटामिन की कमी होने पर शरीर का विकास रुक जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी तो आपका विकास जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, वहीं पे ठप हो जाता है, रुक जाता है, स्वास्थ्य ही हानि होता है। क्या कह रहा है, स्वास्थ्य की हानि होती है। मतलब अगर आपका शरीर अच्छा खासा था, ठीक ठाक चल रहे थे, और विटामिन की कमी हो गई तो आपके क्या, शरीर दुबले पतले हो जाएंगे, आपकी शरीर छोटी तो नहीं होगी लेकिन फिर आगे बढ़ भी नहीं पाएगी। ठीक है, तथा विभिन्न रोग जैसे बेरी, ठीक है, कौन सा, पैलेग्रा, और उसके बाद स्कर्बी, और कौन सा, रिकेटस और एनीमिया नामक रोग क्या हो जाते हैं, शरीर के अंदर लग जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। खनिज लवण शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन तथा पानी का संतुलन रखते हैं। जो खनिज लवण होते हैं ये शरीर में अम्ल क्षार, ठीक है, इन दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं, और हमारे शरीर में जो पानी का संतुलन होता है उसे भी बनाए रखते हैं। रक्त परिवहन, हृदय का धड़कना तथा रक्त का थक्का जमना आदि क्रियाओं पर नियंत्रित करना खनिज लवण का कार्य ही होता है। मतलब कह रहे हैं जैसे कि रक्त का परिवहन, मतलब आपके पूरे शरीर में रक्त दौड़ता ही, आपको पता ही है, पैर के अंगूठे से लेकर के सर की खोपड़ी तक वहाँ तक जा सकते हैं, तो वहाँ तक शरीर का जो रक्त है वो पूरे शरीर में दौड़ता है, तो उसका काम करता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, हृदय का धड़कना। आपका जो ये हृदय है, जिसे दिल कहते हैं लोग, वो क्या होता है, धड़कता है, वो भी उसी का कारण, किसके, खनिज लवण के कारण ही है। रक्त का थमका जमना, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको चोट लग गई तो खून कुछ देर बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक रुक जाता है, वहीं पे जम जाता है, तो उसमें भी क्या, खनिज लवण ही सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, बात करें, जल भी शरीर के द्रव्य को नियंत्रित करता है। जो जल है वो हमारे शरीर के द्रवों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तथा उत्सर्जन क्रिया में सहायता पहुंचाता है। जो उत्सर्जन क्रिया होती है, मतलब हमारे शरीर को हर चीज़ों को बढ़ावा देने में क्या करता है, हमें सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन रोग के जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़कर सुरक्षात्मक कार्य में सहायता करते हैं। मतलब कह रहे हैं प्रोटीन जो होता है ये रोग जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारे सुरक्षात्मक कार्य में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखें, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन। हमें सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है वो देख सकते हैं। पहला तो हमें देखने को मिलता है विटामिन, दूसरा खनिज लवण, और तीसरा जल, चौथा कौन सा, प्रोटीन। तो विटामिन हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगी, दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ, जैसा कि आप जानते हैं दही, मट्ठा और पनीर वगैरह, ठीक है, और खोया वगैरह। नींबू, संतरा, आम, हरी सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, अंडा, यकृति, मछली, गेहूं, चावल, मक्का और कौन सा, खमीर आदि से हमें क्या होता है, विटामिन प्राप्त होते हैं। बात करें खनिज लवण तो दूध, दही, पनीर, हरी पत्ती वाली सब्जियां, सोयाबीन, दालें, अनाज, सूखे मेवे से हमें क्या, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। जल कहाँ से, शुद्ध जल पी करके, रसीले फल खा करके, सब्जियां और दूध का सेवन कर करके हमें जल प्राप्त होता है। प्रोटीन की बात करें तो दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि से हमें क्या होती है, प्रोटीन प्राप्त होती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।